समाज में धीरे धीरे बढ़ रहे अपराधीकरण, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपराध में लिप्त लोगों के मुकदमों की जो फाइलें हैं, जैसे जैसे बढ़ रही हैं उसी तरीके से तेज़ी के साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, जो कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ी हुई है जिनकी फाइलें बढ़ रही हैं, वो कुंठा में जीवन व्यतीत कर रही है। कुंठा उसका एक कारण है गरीबी, और गरीबी का भी एक कारण है रोजगार का न मिलना। अब जो लोग हमारे देश के अंदर केस में फंस जाते हैं, जिन लोगों के ऊपर केस चलता है, जिन लोगों के ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, वो बाद में मुकदमा सही हो या गलत हो, वो डिसीजन कुछ भी निकले, पर वो उस पीरियड में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, कोई रेपुटेटेड कंपनी भी उनको काम पर नहीं रखती। उनको एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड मान लिया जाता है बिना किसी सज़ा के। अगर वो सपोज़ करिए, अगर वो आने वाले दौर में ये पता चले 20 साल बाद कि नहीं, ये एकदम बराबर आदमी है, जो था गड़बड़ था, तो फिर उस कंडीशन में जो उसके जीवन के 30 साल 40 साल निकल गए होते हैं, वो वापस नहीं आ सकते। वो 30-40 साल, आज इस बात पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो 30-40 साल सिर्फ 30-40 साल नहीं होते, वो एक परिवार के 30-40 साल होते हैं। उसके पीछे उसके बीवी का 40 साल का संघर्ष, उसके बच्चों का संघर्ष। अगर हम देखें तो एक आदमी का जो जीवन होता है, एजुकेशन और वृद्धावस्था के संघर्ष के बीच में मुश्किल से 15 साल का होता है। खींच खाच के कोई शायद 20 साल किसी का लाइफ का पीरियड हो, उससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। एक फ्री टाइम जब वो थोड़ा सा रिलैक्स से जी सकता है पूरे जीवन में। हर व्यक्ति का यही सीन है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एम्प्लॉई हो, या कोई भी हो। अगर उसके हिसाब से भी हम देखें, जो हमारा ये बीच का समय है, अगर गलती से वो मर मुकदमा इधर उधर, भले वो सही हो गलत हो कुछ भी हो, वो केस एकदम गलत हो, सब सही है, पर उस बीच में उस व्यक्ति का लाइफ, उसके माता पिता को जो मानसिक ह्रास होता है, और जो पब्लिक है, जो दूसरी पब्लिक है उसके साथ जुड़ी हुई, उसकी बहनें हैं, उसके ससुराल पक्ष वाले हैं, उसकी मौसी के पक्ष वाले हैं, ननिहाल पक्ष वाले हैं, उसके अपने चाचा ताऊ के पक्ष के लोग हैं, तो वो लोग जो मानसिक यातनाएं सहते हैं, उसका जवाब दे कौन है? एक व्यक्ति अगर 20 साल बाद बरी भी हो जाता है, तो आज से 20 साल पहले जिस लड़की के साथ उसका विवाह हुआ, उसका जीवन उसके अभाव में कैसा बीतेगा, उसके रोजगार को लेकर के, चूँकि क्या है कितना भी, पर एक महानगर में चलो लोग कुछ भी कर लेते हैं, छोटा रोजगार बड़ा रोजगार कैसा भी, पर अभी भी जो हिंदुस्तान है, जो कि गांव में बसता है, अगर देखें तो मैक्सिमम क्या होता है कि लोग औरतों से छोटा काम कराना कम पसंद करते हैं। मतलब अपने सामर्थ्य के ऊपर, जितना उनके अंदर सामर्थ्य होता है, वो ऐसा कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने से कुछ बेटर करे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो छोटा काम ना करे, कम पूंजी का काम ना करे। अच्छा, वहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटियाँ भी नहीं है कि अगर आप कुछ भी काम करें या कैसा भी काम करें। पर सीन क्या है कि देश सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी देश है। जो रियल देश है वो महानगरों से आगे ही शुरू होता है। महानगर तो सिर्फ एक आर्थिक माफिया के षड्यंत्र में फंसे हुए एरिए का नाम है, अगर कहें तो। आज के दौर में जीवन जो है उस षड्यंत्र के बाहर ही रहता है। पर फिर भी अगर वो लोग भी इस तरीके के किसी भी चीज़ के लपेटे में आ गए, तो उनके पीछे जो उन लोगों का लाइफ ख़राब होता है, जो उनके बच्चों का लाइफ ख़राब होता है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आज हमारे जेल में अगर ये सब कोर्ट ये बोलता है कि हमारे पास करोड़ों मुकदमे, हमारे पास करोड़ों करोड़ों मुकदमे, अगर आपके पास करोड़ों मुकदमे हैं, तो 1 करोड़, मतलब अगर हम एक आदमी को देखते हैं तो एक वो हो गया, एक उसका वाइफ हो गया, पति पत्नी 2 हो गए, कम से कम 2 बच्चे हो गए, उनके 2 माता पिता हो गए, कम से कम एक एक या 2 मामा मौसी रहेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए जो उनके ससुराल पक्ष के हैं, सास ससुर हैं। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो कम से कम 15-20 आदमी का एक ग्रुप होता है हिंदुस्तान में। एक आदमी, मतलब ये क्या है, गोरे अंकल का देश नहीं है। यहाँ चलते फिरते लोग पैदा नहीं हुए कि हाँ वो देश के नागरिक हैं, नहीं, यहाँ हर व्यक्ति समाज का नागरिक है। हर जगह समाज है, हर व्यक्ति में समाज है। जो गोरे अंकल के देश में नहीं पाया जाता ऐसा, क्योंकि वहाँ एक अलग चलन था। सैनिक छावनियों में राजा फिक्स कर देता था कि कौन बच्चा पैदा करेगा कौन नहीं करेगा, बस वही लोग अपना एक साथ रहो और बच्चे पैदा कर दो, चर्च संभालेगा। जो भी उन लोगों ने उसमें जाना क्यों। तो अपना जो सबसे बड़ा मेन मैटर है वो ये है कि जो इन बच्चों के ऊपर बर्डन आता है, जिस तरीके से वो समाज में प्रताड़ित होते हैं, जिस तरीके से वो समाज में अपमानित होते हैं, जिस तरीके से उनको आजीवन आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है। सपोज करिए किसी केस में फंसा हुआ आदमी अगर 20 साल बाद न्याय पे पा भी जाए, अगर 20 साल बाद ऐसा हो कि उसने वो ऐसा कोई क्राइम किया नहीं,
तो उसकी पत्नी ने जो अपने जीवन में संघर्ष में जो अपना जीवन बिता दिया, मतलब उसकी वाइफ का जीवन जीरो हो गया। बाकी के लोग जो अपना लाइफ उसके पीछे काट दिए, जो उसके माँ बाप ने अपमान सहा, क्या वो वापस आएगा? और ये कह देना सिर्फ कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये है, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को अब शोभा नहीं देता। अब वो वक्त आ गया कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि उनका वजूद पार्टियों से नहीं है। अगर पार्टियों का वजूद होगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, फिर प्रतिनिधियों का कोई वजूद ही नहीं होगा। अगर पार्टी के वजूद पे प्रतिनिधि जाने लगेंगे तो प्रतिनिधियों का कोई वजूद नहीं होगा, और फिर पर्सनल अट्रैक्शन, पर्सनल हेल्पिंग सिस्टम जैसा कोई चीज़ नहीं रहेगा। फिर कोई एक ऐसा इंसान होगा जो पूरे सिस्टम को डील करेगा, और ऐसा इंसान कभी भी सही रास्ते पे नहीं जा सकता। ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम का मानना था, क्योंकि वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे यकीन रखते थे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि समाज में जैसे जैसे इस तरीके के क्राइम बढ़ रहे हैं या क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ रहा है, चाहे चुनाव में मुकदमे हो जा रहे हों, चाहे उसके आगे पीछे हो जा रहे हों, अगर कुछ जो बेसिक स्टेट्स हैं उनको अगर हम देखें, खासतौर से यूपी बिहार का बेल्ट, तो वहाँ मुकदमा जैसा चीज़ एक फैशन टाइप का होता है कि इनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है। चुनाव में तो मुर्दों पर भी नोटिस आ जाता है, पता चलता है कि उन पर मुकदमा हो गया जो अभी पैदा 6 महीना पहले हुए, और वो भी हत्या और अपहरण का। तो जो इस तरीके की वारदात हो रहे हैं, जो इस तरीके के लोग फंस रहे हैं, क्योंकि देश, सबसे पहली बात तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमने देश क्यों बनाया। देश सुविधाओं के लिए बनाया गया कि हम कुछ लोग, एक तरीके से इसको हम सिविल सोसाइटी समझ सकते हैं कि एक सिविल सोसाइटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के एक कलेक्शन करते हैं, ताकि उनकी सुविधाएं कम पैसे में और सही तरीके से और कम लोगों के लगे। चूँकि हर एक आदमी अगर काम करेगा तो हर आदमी को हर जगह रहना पड़ेगा, पर अगर 50 लोग हैं उसमें से लोग काम करेंगे तो वो 2 लोगों की आर्थिक क्षेत्र की भी भरपाई कर देंगे, और वो लोग इन 50 लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे दिन रात। ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए देश बनाया जाता है। पर अगर देश में ही कुछ ऐसा हो जाए कि वो जिन लोगों को सुविधा देने के लिए, जिन लोगों का लाइफ सरल करने के लिए, जिन लोगों का लाइफ आसानी से चलने के लिए बना हुआ है, तो उसी में वो लोग ही उलझ के रह जाएं जिन्होंने उस सिस्टम को बनाया है, और तंत्र हावी हो जाए, लोग गायब हो जाएं, जैसा कि देखने को मिल रहा है बहुत सारे देशों में। तो इस स्थिति में ये मतलब सबसे खतरनाक सीन उभर के आता है कि जो उनकी संतानें होती हैं, जो ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं, वो अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अनायास का स्ट्रगल। मतलब राष्ट्र की जिम्मेदारी है उन बच्चों को ताकत देना, राष्ट्र की जिम्मेदारी है उन बच्चों को आगे ले जाना, राष्ट्र की जवाबदेही है कि वो बच्चे पढ़ें लिखें, तरक्की करें और अच्छे माहौल में रहें। पर ये कैसे हो सकता है कि एक वक्त जब दुनिया के हर देश संघर्ष में लगे हुए हैं, बाकी देश साम्राज्य विस्तार में लगे हुए हैं, मतलब तनाव हर स्थिति में है, उस कंडीशन में एक देश अपने बच्चों के बारे में ना सोचे, एक देश के अंदर इस तरीके की लापरवाही बरती जाए, और भी ऐसे देश के अंदर जो कल्चर पे आधारित हो। तो ये बात अपने एकदम समझ में नहीं आती और एकदम कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और हमारे प्रतिनिधि इस बात के लिए क्यों नहीं संघर्ष कर रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं उनके बच्चों के लिए एक आर्थिक पैकेज बनाया जाए या एक हॉस्टल बनाए जाए। क्योंकि अगर सपोज़ करिए किसी फैमिली में अपराध बढ़ रहा है, अब कोई अपराधी हुआ, उसके बाद वाले भी हुए, उसके बाद वाले भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें अपने देश के अंदर ही देखें तो जितने भी दास सरगना हुए वो मैक्सिमम ज़मीनी विवाद के कारण हुए। मतलब ऐसा समझिए कि अगर चंबल के अंदर ज़मीनें तो सरकार की हैं, अगर ज़मीनों का हिसाब किताब बराबर तौर से रखा गया होता तो वहाँ दास सरगना ही नहीं पैदा होते, मतलब वहाँ कोई विवाद पैदा ही नहीं होता। पर हुआ, पर उस चीज़ का दंश उनके पूरे गांव को भोगना पड़ा। पुलिस दबिश डालेगी, उनके पूरे गांव में उनको चेक करेगी, तो फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर आप बाहर जाएंगे तो लोग उसी तरीके के नज़रिए से आपको देखेंगे कि मतलब ये लूटने वाले लोग हैं ऐसा। जबकि वैसा हकीकत में क्या है वो तो जिसके ऊपर है, जो उस जगह पे खड़ा है वही जानता है। स्टोरी बनाने वाले क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते वो एक अलग मैटर हो जाता है। पर इन सब के बीच में जो औरतें और बच्चे पिसते हैं, उसकी वजह से जो एक मनोविकार उत्पन्न होता है समाज के अंदर, मतलब उस तरह के संघर्ष में जीते हुए जो समाज के अंदर बच्चे आते हैं, या जो ऐसे लोगों के बच्चे होते हैं जिनके पास आर्थिक बैकअप भी ना हो और सोसाइटी में भी सरवाइव करने के लिए उनके ऊपर
मतलब क्रिमिनल का ठप्पा हो। तो ऐसे बच्चों को विकास की मुख्य धारा में रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ऐसे लोगों की पत्नियों को कुछ न कुछ पेंशन प्लान या कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर देना चाहिए। देखिए सीन क्या है कि पत्नियां घर के अंदर हैं, घर के अंदर वो इसलिए नहीं है कि मतलब कोई उनको रस्सी पगहा बांध करके बांधा है, ऐसा नहीं है। हमारी एक परंपरा है, देश हमने बनाया है, देश हमारे टैक्स से चलता है, देश को चलाने के लिए हम चंदा देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बनाया है अपना काम कराने के लिए। तो इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि वो हर काम किया जाए जिससे पब्लिक का काम हो, हर वो काम किया जाए जिससे पब्लिक डेवलप करे, हर वो काम हो जिससे पब्लिक व्यवस्थित चले। अच्छा, इसीलिए इन कामों के लिए जो सुपरवाइजर अपॉइंट होते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वही इसके सुपरवाइजर हैं। हम ही उनको पावर देते हैं कि वो इस लायक बने कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कानून बनाएं या जो भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इस तरीके के मामले समाज के अंदर हैं, जिनमें किसी के पिता के ऊपर, माता के ऊपर मुकदमा है, वो जेल में बंद है या कुछ भी इस तरीके का है, तो सरकार उन लोगों के बच्चों के विकास पे ज़रूर ध्यान दे। ना तो अगर अमूमन देखा जाए तो पता नहीं कितनी सरकारों के पास इन चीज़ों का डाटा है कि बच्चे किस तरीके से उनके डेवलप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपराध समाप्त हो रहा है। क्योंकि जेल होता क्या है, जेल हम ले क्यों जाते हैं? जेल एक तरीके का सुधार गृह है। पता चला कि हम किसी सोसाइटी से किसी आदमी को पकड़े, अब हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बहुत तेज़ी से उसके मुकदमे को क्लोज कर सकें। अगर वो अपराधी है तो उसको जो भी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की सज़ा है वो दे सकें। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अब आदमी आया, तो अब अगर कोई गलत आदमी है तो वो जा सकता है इसमें से, क्योंकि उसके पास उस तरह की कमाई है, उसने गलत काम किया है तो सोचा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस सोच के आया है। पर अमूमन जो सोसाइटीज़ में हो जाता है वो अक्सर ऐसा होता है कि कोई गलत फहमी में फंस गया हो, कोई साथ रहने के कारण फंस गया हो, या कुछ परिस्थिति बस आ गया हो ऐसे चपेटों में, या हो सकता है कि कुछ लोग अपनी नई उम्र में आवेश करके ऐसा हरकत कर गए हों। तो जो उसमें जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रहते हैं और बाकी के जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा रहता ही है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या है। तो और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा अपराध करने वाले भी और ऐसे अपराध करने वाले के पीछे खड़े हुए लोग, जैसे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता-पिता, वो कम से कम इतना महसूस ना करें। क्योंकि अगर सपोज़ करिए कि केस चला और केस में ये हुआ कि उसके ऊपर जो केस था वो बराबर सही नहीं था, तो उस कंडीशन में उसके माता-पिता जो पीड़ा झेलते हैं, जो उसकी पत्नी पीड़ा झेलती है, जो उसके बच्चे अपमानित होते हैं और उस वजह से जो आर्थिक तंगी का जीवन व्यतीत करते हैं, उस चीज़ को कोई वापस नहीं कर सकता। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा ज़रूर कर दे कि जिन लोगों के ऊपर सज़ा फिक्स हो जाएगी तो उनसे वो रिकवरी ले ले उस पैसे की। सपोज़ करिए किसी के ऊपर केस हुआ तो उसके कम से कम उसकी जो फैमिली है उसके पीछे इस परंपरा, चूँकि जो राष्ट्र है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे परंपराओं की हिफाज़त करे। हमारी परंपराओं की हिफाज़त हो, इसीलिए हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इस तरीके के लोग फंस रहे हैं, ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल में जो फंस रहे हैं, उनके फैमिली को एक फ़िक्स रकम दी जाए जिससे वो समाज के अंदर सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें। दुनिया में ताकत सिर्फ लोग ही हैं, किसी भी राष्ट्र की ताकत लोग होते हैं। आज हिंदुस्तान जैसा देश जो परंपराओं के आधार पे, कल्चर के आधार पे विकसित होता है, उसमें औरतों को एक बैकअप सपोर्ट देना। देखिए, अब किसी के विचार के बारे में तो नहीं बोला जा सकता, कौन कम लड़ता है, कौन ज़्यादा लड़ता है, कौन गलत काम करता है, कौन सही काम करता है। ये सब एक क्षेत्रीय स्तर पे विचार हो सकते हैं, पर्सनल स्तर पे विचार हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, पर ऐसे पैमानों में हम सबको नहीं तोल सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब जबकि ऐसे लोगों का रेशियो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब करोड़ों करोड़ों की तादाद में हो गया है। तो उस कंडीशन में अगर हम उनको जल्द से जल्द ये फिक्स नहीं कर पा रहे सही है कि गलत है, तो कम से कम हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं बतौर गवर्नमेंट कि उनकी फैमिली को एक बैकअप प्लान दें। कि जो भी फैमिली है उनको एक बैकअप प्लान दें। अगर सज़ा हो जाती है तो आप ऐसा बोल दीजिए कि भाई अगर आपको सज़ा हो जाती है तो आपको ये जो भी प्लान है ये विड्रॉल हो जाएगा, इसका जो भी रकम होगा वो आपको भरना पड़ेगा जो आपने इस्तेमाल किया है। हाँ, अगर आपको सज़ा नहीं होती तो उस कंडीशन में ये सब जो भी है वो आपका हो जाएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पॉलिसी को अब अपनाएं। अगर हम अपने समाज की सेफ्टी चाहते हैं, अगर हम अपने समाज को डेवलप होने देना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, उनके ऊपर जो बुराइयां उनके पहले वालों की रही हैं उसका एकदम कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ इस पर थोड़ा क्या है कि विचार करना चाहिए जो प्रोफेसर्स हैं, जो ऐसा क्रिमिनोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं या जो साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो इस बात को एक बार ज़रूर पुरजोर तरीके से उठाएं और व्यवस्थित करने का काम करें। ये प्रोफेशनली काम भी उनका है, तो उस कंडीशन में भी वो कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, कहीं ज़्यादा अच्छे से ये बात समझा पाएंगे कि किस तरीके से समाज के अंदर अपराधीकरण कम किया जाए, ताकि जिन लोगों ने पहले क्राइम कर दिया, पर वो तादाद कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो हम कहीं ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि हम विवाद से बाहर रहेंगे, और अगर हम विवाद से बाहर हैं तो ही हम तरक्की कर सकते हैं।